हमारी धरती जो कभी काफी खूबसूरत हुआ करती थी, आज दिन ब दिन बेरंग होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलती जा रही है। जंगलों में आग लगने की घटना लगातार बढ़ रही है। समुद्रों का रंग धीरे धीरे नीले से हरा होता जा रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं विनाशकारी बाढ़। जहां एक तरफ इंसानों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि धरती के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। इन तमाम समस्याओं की सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिरकार क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का पर्यावरण और इंसानों पर क्या असर पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज या फिर यूं कहें कि जलवायु परिवर्तन किसी स्थान पर पाए जाने वाले सामान्य मौसम में होने वाला बदलाव है। ये धरती के सामान्य तापमान में बदलाव या फिर मौसम और बारिश में बदलाव की वजह बनता है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इसका सारा इफ़ेक्ट जो है वो बेसिकली मनुष्य के द्वारा किया हुआ ये इफ़ेक्ट है, जो कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। आज पूरा विश्व इस चीज़ से जूझ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो नेचर है, नेचर का जब हम बहुत ज़्यादा दोहन करेंगे, उसका ज़्यादा गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे क्लाइमेट पे उसका प्रभाव पड़ता है। आज जो हम बेमौसम बरसात, गर्मी के समय अचानक से ठंड का पड़ना, ठंड के मौसम का टलते जाना या देर से आना, बारिश में सूखा होना वगैरह देख रहे हैं, ये सब क्लाइमेट चेंज के ही लक्षण हैं। आपको बता दें कि मौसम में बदलाव महज कुछ ही घंटों में हो सकता है, लेकिन जलवायु को बदलने में सैकड़ों साल लगते हैं। 1750 के बाद से जिस प्रकार से औद्योगिक क्रांति हुआ यूरोप में, उस समय सबसे ज़्यादा कोयले का उपयोग किया गया। और चूँकि उस समय बेसिकली जो यूरोप था वो कॉलोनियल मास्टर था, और कॉलोनियल मास्टर होने के नाते उसे कच्चा माल मिल जाता था, और जिसके कारण वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई और एक तरीके से सबसे ज़्यादा नेचर का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। तो उसने तकनीकी विकास तो कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो नेचर का नुकसान हुआ उसका रिपरकशन आज हमारा सोसाइटी, आज हमारा देश हर जगह पे व्याप्त है। पहली औद्योगिक क्रांति के बाद होने वाली मानवीय गतिविधियों ने जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। खासकर कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने की वजह से प्रोड्यूस होने वाली गर्म गैसों ने क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। क्लाइमेट चेंज हमारी सेहत से जुड़े कई अन्य पहलुओं पर भी असर डालता है। मसलन हवा, पीने का पानी, खाद्य सुरक्षा और सुरक्षित आवास पर भी क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज बीमारी और मौत की दर में इजाफा देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आंकड़ों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज के चलते साल 2030 से 2050 के बीच 2,50,000 अतिरिक्त मौतें होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से साल 2030 तक हर साल लगभग $4 अरब का आर्थिक नुकसान होने का भी अनुमान है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट कहती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में हर साल भीषण गर्मी की वजह से तकरीबन 84,000 लोगों की जान जाती है। वहीं ठंड के कारण सालाना 6,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि आज क्लाइमेट चेंज की समस्या कितनी ज्यादा गंभीर हो गई है। वैज्ञानिकों की माने तो अगले 100 सालों तक या उसके बाद भी धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। इससे ज्यादा बर्फ पिघलेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ने के साथ ही कुछ जगहों पर गर्मी भी बढ़ेगी। कई जगहों पर ज्यादा बर्फबारी के साथ साथ ठंड बढ़ सकती है। कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश हो सकती है तो कहीं कम। वहीं कुछ जगहों पर तेज तूफान भी आ सकता है।
आज विश्व स्तर पर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ ही नेट जीरो एमिशन जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के 192 देश यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कन्वेंशन का हिस्सा बने। इनमें से 137 देश नेट जीरो का समर्थन कर रहे हैं। नेट जीरो एमिशन के जरिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को दूसरे कामों से बैलेंस किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से निपटना है तो हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना के बराबर हो और कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों के इस्तेमाल को भी कम रखा जाए। सरल शब्दों में अगर किसी देश में कार्बन की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन होता है तो उस देश में एक्स्ट्रा कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ों की संख्या में वृद्धि और सोलर एनर्जी के उपयोग जैसे प्रयासों को अपनाने की भी जरूरत है।